नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर संधि सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण जो सामान्य अभ्यास का विषय है उसके विभिन्न तत्वों, विभिन्न मुद्दों की यहाँ चर्चा श्रृंखला के तहत की जाती है, अलग अलग श्रृंखला के तहत। वैसे ही आज जिस उपाख्यान में हम लोग खड़े हैं ये भी एक समर्पित श्रृंखला का भाग है, जिसके तहत हम लोग भारत में आज दिन तक के महत्वपूर्ण कानूनों को देखते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कानून, ऐसे अहम कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। काफ़ी सारे उपाख्यानों के तहत हमने अलग अलग कानूनों को देखा। जैसे आपको दृश्य में है, आज हम लोग 46वें उपाख्यान में खड़े हैं इस श्रृंखला के। तो 46वां कानून देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसका गहन विश्लेषण करेंगे। साथ ही अगर यही चीज़ें आपको पढ़नी है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट तो आप growthmounteducation.com वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए और वहाँ से आप यह पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो रिसर्च कंटेंट है वो दोनों ही भाषा में, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, दोनों के लिए वहाँ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स उपलब्ध है। तो मैं आपको आज ही अनुरोध करूँगा कि आप आज ही growthmounteducation.com वेबसाइट हमारी विजिट कीजिए और उसके ऊपर जो है चीज़ों को देखिए, चीज़ों को पढ़िए और प्रबुद्ध बनिए। अब आज की मूल चर्चा की बात करें तो कोड ऑन वेजेस 2019 यानी कि एक बहुत ही नया कानून है केंद्र सरकार के द्वारा, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा बनाया गया कानून है। साथ ही यह कानून जो है वो दरअसल सरकार की जो संरचनात्मक फेरफार की जो नीति है, जिसे स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं, उसका एक भाग है। क्योंकि अगर देखें भारत, तो भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। भौगोलिक दृष्टि से तो विशाल है ही है, मगर आबादी की दृष्टि से भी हम लोग जो है विश्व में दूसरे क्रमांक पर है। तो अगर हमारी लेबर फोर्स देखें, हमारी वर्क फोर्स देखें, तो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है उनके साथ हमारी अधिकतम या अधिकांश जो हमारा जो आप कह सकते हैं कि वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, वो जुड़ा हुआ है। अब उनके वेजेस पेमेंट में बहुत ही दिक्कतें हो रही थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद थी। तो इन सारी दिक्कतों को, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी को एक साथ साफ करने के लिए, एक साथ निकालने के लिए, और जो अलग अलग स्वरूपों में जो कानून थे मात्र और मात्र वेजेस के लिए, यानी कि मजदूरी के लिए, वेतन के लिए, उनको सम्मिलित करके एक एकीकृत कानून का निर्माण यहाँ इस जो है कानून के द्वारा या इस कानून के गठन के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है केंद्र सरकार का। साथ ही में पूरे असंगठित क्षेत्र एवं संगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स है, जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, उनको भी ये प्रभावित करने वाला है, उनके हित में ये कानून है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखना है। सबसे प्रथम हम लोग परिचय, पृष्ठभूमि यानी कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड की बात करेंगे, फिर इसके उद्देश्य की बात करेंगे, जो मुख्य उद्देश्य है, फिर यहाँ प्रमुख प्रावधानों को देखना है, और अंत में अगर इसकी कोई टीका है, इसकी कोई आलोचना है, साथ ही इसका कोई महत्व है, तो उसको भी हम लोग यहाँ साथ में देखते चलेंगे। साथ ही यह जो यहाँ ये कंटेंट जो प्रदर्शित होता है, ये मात्र और मात्र नाम करने के लिए, एक नोमेनक्लेचर के लिए, एक परिचय के लिए यहाँ यूपीएससी के लिए लिखा जो है गया होता है। अन्यथा यह जो चर्चाएं है, यह जो विश्लेषण है, लेक्चर्स कह लीजिए, जो है ब्लॉग्स ऑन अवर वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कह लीजिए, यह सारी चीज़ें न मात्र यूपीएससी के लिए, मगर यूपीएससी के साथ जो राज्य कक्षा की जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा होती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे। साथ ही यह बुक के ऊपर यह हमारी पूरी श्रृंखला आधारित है। बहुत ही अच्छी तरीके से यह बुक को फाइनली डिज़ाइन किया है, फाइनली क्राफ्ट किया है सर अलेक्जेंडर जॉर्ज के द्वारा, और मात्र संधि सेवाओं के जो है उद्देश्य से, संधि सेवाओं के जो छात्र है उनको उपयोगी हो, ऐसे उद्देश्य से यह बुक का प्रकाशन किया गया है। दो बुक है, एक इम्पोर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, और एक है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे महत्वपूर्ण चुकादे, ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट्स जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो। तो दोनों को देखना है, प्लस वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत ही नज़दीक के समय में हम लोग जजमेंट के ऊपर भी एक सीरीज़ का जो है सीरीज़ का प्लान है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको वो भी जो है देखने को मिलेगा। अब हम आज की मूल चर्चा को शुरू करेंगे, जो कि द कोड ऑफ वेजेस 2019 है, जिसे जो है वेतन संहिता भी कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी इसका किया जाए तो इसे वेतन संहिता हम लोग कहते हैं। कोड इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर कानून में काफ़ी सारे कानूनों का सम्मिश्रण है। काफ़ी सारे कानूनों को पहले तो निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, यानी कि जो है बर्खास्त कर दिया गया, और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनकी जो बातें थी, उनको यहाँ एक कोड में
एकीकृत करने का प्रयास किया गया है, इसीलिए यहाँ कोड है। ठीक है, संहिता है जो कि अलग अलग काफ़ी सारे कानूनों से बनी होती है। अब देखेंगे, शुरू करेंगे हमारी मूल बात इंट्रोडक्शन से। देखिए, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ माइंड मैप में देखा है ताकि चीज़ों को समझने में भी आसानी रहे और याद रखने में भी सरलता रहे। तो इंट्रोडक्शन है, पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ माइंड मैप के फॉर्म में देखेंगे। अन्यथा अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, उनको हम लोग लीनियर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। शुरू करेंगे हमारी मूल बात इंट्रोडक्शन से। सबसे प्रथम बिंदु यहाँ कहता है कि कोड ऑन वेजेस 2019 इज अ शॉर्ट एनेक्टमेंट। यस, यह एक बहुत ही संक्षिप्त कानून है, यानी कि स्मॉल। कितना स्मॉल है? तो इसमें मात्र 9 ही अध्याय है, 9 अध्याय। और ये अध्याय भी क्या है कि जो अलग अलग कानून मजदूरी के लिए थे, मजदूरी कह लीजिए या वेतन कह लीजिए या वेजेस कह लीजिए, ठीक है, इसके लिए जो 8 या 9 कानून जो बिखरे पड़े थे पूरे जो भारत के ऊपर लागू थे, उनको सम्मिलित करके यहाँ एक कोड बना दिया गया और अलग अलग अध्याय को, अलग अलग कानून जो है जिसको निरस्त कर दिया गया, वो समर्पित कर दिया गया। ईच चैप्टर रिप्रेजेंट्स वेरियस एक्ट्स दैट हैव बीन रिपील्ड। यस, प्रति चैप्टर 9 के 9 चैप्टर जो है वो इन कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको जो है एक प्रकार से निरस्त कर दिया गया, एक प्रकार से उनको खत्म कर दिया गया। तो कानून खत्म किया, वहाँ जो प्रावधान थे वो यहाँ अध्याय के रूप में लाकर रख दिए और एक कोड ऑन वेजेस, एक इंटीग्रेटेड कोड ऑन वेजेस का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद देखें तो न्यू कोड प्रोवाइड्स अ सिंगल अथॉरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डेफिनेशंस यूनिवर्सलाइजिंग द वेजेस ऑफ द वर्कर्स अक्रॉस द इंडिया। यस, नया कोड की यही खासियत नहीं, यही विशेषता है कि यह एक प्रकार से सिंगल अथॉरिटी का निर्माण करती है। अन्यथा पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो वेब था, अलग अलग 8-9 जो कानूनों का, उसमें तय नहीं हो रहा था कि विच इज़ द एपेक्स अथॉरिटी। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी है वो तय नहीं हो रहा था, मगर यहाँ इस नए कानून ने वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषाओं का एक व्यापक जो है आप कह सकते हैं कि एक कलेक्शन है जो कि यहाँ इस कानून में दिया गया है, ताकि किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई दलील ना हो और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, चीज़ें जो है वो स्पष्ट रहे। एंड यूनिवर्सलाइजिंग द वेजेस ऑफ द वर्कर्स अक्रॉस द इंडिया। यस, अक्रॉस द इंडिया जो वेतन दर है, जो वेजेस के जो रेट्स है, उसको यूनिवर्सल करना, वो भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेप है और पूरे जो है भारत के अर्थतंत्र को संगठित बनाने का या संगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। देन आफ्टर कोड एनेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट वेज पेमेंट एंड ऑल्सो रिमूव एम्बिग्विटीज दैट एग्जिस्टेड ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस एंड अथॉरिटी। यस, कोड को संघ सरकार के द्वारा एनेक्ट किया गया, संघ सरकार के द्वारा, क्योंकि अगर हम बताएं कि यह कानून जो है वो पूरे भारत के ऊपर लग रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमें ये मालूम होना चाहिए कि यह संघ सरकार का है। सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा उस कानून को बहाली दी गई है, उस कानून को पारित किया गया है। तो अगर पूरे भारत के कानून की बात हो या यदि ऐसा कोई कानून की बात हो जो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है, तो वो मात्र और मात्र केंद्रीय विधेयक के द्वारा ही बनाया गया होता है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा ही बनाया गया होता है। तो यहाँ जो संघ सरकार है या यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, उसने क्या किया कि भाई वेजेस पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए, कामदार जो है, जो कामगार है, उसे एक प्रकार की सहूलियत प्रदान करने के लिए, साथ ही में यहाँ जो अलग अलग डेफिनेशंस या अथॉरिटी के जो है बारे में जो अनिश्चितताएं थी अलग अलग कानूनों को लेकर, वो सारी अनिश्चितताओं को खत्म कर दिया गया, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया, अथॉरिटी भी स्पष्ट कर दी गई और साथ ही में जो परिभाषाएं थी उसको भी जो है अच्छी तरीके से स्पष्टता उसको जो है प्राप्त हुई इस कानून से। तो यही उद्देश्य के साथ संघ सरकार ने यह संहिता को जो है हमारे सामने रखा या देश में लागू करवाया। उसके बाद देखें तो कोड अमलगमेट्स ऑल द लेजिस्लेशन ऑन वेजेस इनटू अ सिंगल लेजिस्लेशन। यस, यह जो कोड है यानी कि यह जो संहिता है, क्या कहा गया है कि संहिता ने जो वेतन संबंधी जो कानून थे पूरे भारत में जो बिखरे पड़े थे या पूरे भारत के ऊपर लागू थे मगर अलग अलग टुकड़ों के रूप में लागू थे, उन सबको एक कर दिया, उन सारी चीज़ों को एक कर दिया ताकि
इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो है उसके मॉनिटरिंग में बहुत ही सरलता रहे और चीज़ें जो है वो स्पष्ट रूप से लागू हो। इनटू अ सिंगल लेजिस्लेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी वेलफेयर, यस, मगर यहाँ सरकार ने इस बात का खूब ध्यान रखा कि इन कानूनों को एक करने में जो मजदूर है, जो कामगार है, उनके कल्याण के जो है साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा ना हो कि जो कल्याणकारी कानून थे उनको वहाँ से निरस्त कर दिया गया हो और यहाँ कोई ऐसा प्रावधान ना किया गया हो। ऐसा सरकार ने खूब ध्यान रखा है, क्योंकि जो मजदूर है उनका कल्याण ही आफ्टर ऑल जो है इनका मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो है। उसके बाद देखें तो कोड यूनिवर्सलाइज द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एंड बोनसेस फॉर ऑल वर्कर्स थ्रू आउट द कंट्री। यस, यूनिवर्सलाइज यानी कि एक प्रकार से इस संहिता ने समानता जो है समानता को जन्म दिया है, या समानता की स्थापना की, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, यस, यानी कि न्यूनतम वेतन, ठीक है। कोई भी मजदूर हो वो न्यूनतम वेतन तो प्राप्त करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये न्यूनतम वेतन जो है इसकी गिनती कैसे होती है, तो इसके लिए सरकार एक मॉडल तैयार करती है। सरकार देखती है कि भाई कोई मजदूर जो है उससे अपना दिन काटने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, कम से कम ज़रूरत में, कम से कम जो है, या आप कह सकते हैं कि निम्न स्तर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ठीक है। और उस तरीके से यह न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम वेजेस का जो रेट है वो सरकार सेट करती है। अब इस कानून ने इस न्यूनतम वेतन को अनिवार्य कर दिया है किसी भी नियोक्ता के लिए, यानी कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। अगर एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को हायर करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसे न्यूनतम वेजेस तो उसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस कानून ने सुनिश्चित किया। एंड बोनसेस फॉर ऑल द वर्कर्स, यस, और बोनस का भी प्रावधान किया कि भाई वे बोनस के भी पात्र है। ऐसा नहीं कि वे मजदूरी का कार्य कर रहे हैं तो उनको बोनस ना मिल पाए, मगर भले ही वे मजदूरी का कार्य कर रहे हो, अनस्किल्ड जॉब्स कर रहे हो, अनस्किल्ड लेबर कर रहे हो, मगर उन्हें बोनस जो है वो इस कानून ने देना अनिवार्य बनाया है। तो ये अपने आप में एक प्रकार से जो मजदूर है, जो कामगार है, उनके वेलफेयर की बात करता यह कानून है या ये संहिता है, ठीक है। तो ये इसके परिचय की बात रही। अब उसके बाद देखें तो हमें इसके बैकग्राउंड में जाना है, कुछ पृष्ठभूमि देखनी है कि दरअसल मुद्दा क्या है। 4-5 बिंदु है, फिर से माइंड मैप में ही देखना है ताकि चीज़ों को तेजी से समझा भी जा सके और याद रखने में भी हमें सहूलियत रहे। सबसे प्रथम बिंदु यह कहता है कि सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर्स, यानी कि मजदूरों के ऊपर सरकार के द्वारा बनाई गई दूसरी राष्ट्रीय समिति। क्योंकि जब सरकार कंफ्यूज होती है, जब सरकार को किसी भी विशेष विषय के ऊपर कोई ज्ञान चाहिए होता है, तो वे ऐसी कमेटियों का निर्माण करते हैं। यह कमेटी पूरे मुद्दे को समझती है, उसका विश्लेषण करती है और सरकार को अनुशंसा देती है कि यह मुद्दा पहले तो क्या है, फिर उसके बाद सरकार को यहाँ जो है इस पर्टिकुलर मुद्दे के साथ कैसे डील करनी चाहिए, और वो डील करने के लिए कौन कौन से फेरफार, कौन कौन सी नई चीज़ें जो है उसमें जोड़नी चाहिए इत्यादि, ठीक है। तो ऐसी ही एक समिति जो कि दूसरी थी, और मजदूरों के ऊपर राष्ट्रीय स्तर की यह दूसरी थी, ठीक है। और उसके द्वारा अनुशंसा मिली, देखिए क्या मिली। wherein they recommended that of existing 44 odd laws, 44 कानून in the country should be amalgamated and divided into broad following categories, ठीक है। कहा गया है कि भाई जो आज भारत में मजदूर, उनके वेतन संबंधी जो कुल 44 कानून आज भारत में कार्यान्वयन थे, यानी कि ऑपरेशनल है, अब इन 44 कानूनों को मोटे मोटे 1 2 3 4 5 6 मोटे मोटे 6 हेड्स में विभाजित कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 संहिता में, कुल 44 कानूनों को इन 6 संहिता में विभाजित कर देना चाहिए। ऐसी अनुशंसा राष्ट्रीय स्तर की दूसरी समिति ने दी थी, मजदूरों के ऊपर की जो बनी थी। अब देखिए ये कौन से 6 हेड है। सबसे प्रथम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक संबंध नियोक्ता के बीच में, कामदारों के बीच में। फिर उसके बाद वेजेस, यानी कि वेतन, मजदूरी कह लीजिए। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सेफ्टी, उनका संरक्षण। वेलफेयर, उनका कल्याण। और वर्किंग कंडीशन, काम करने की परिस्थिति, काम करने का स्थल इत्यादि, ठीक है। तो ये 6 हेडों के तहत
इन 44 कानूनों को विभाजित कर देने का या उनको इंटीग्रेट कर देने का सुझाव हमें यहाँ मजदूरों के ऊपर राष्ट्रीय स्तर की दूसरी समिति ने हमें दिया था। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ड्राफ्टेड 4, यस, मगर इसके ऊपर कोई सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाए जा रहे थे। भले ही 2002 में इसका रिकमेंडेशन आ गया, मगर 2002 से 2018 तक, यानी कि तकरीबन 16 वर्ष तक इसके ऊपर कोई सरकार ने कदम नहीं उठाए। जो अनुशंसाएं मिली थी वो सरकार ने बाजू रख दी थी। मगर नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने ये बीड़ा उठाया और यह स्ट्रक्चरल चेंज करने का करने की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत यहाँ उनके द्वारा हुई। अब सरकार ने इस रिकमेंडेशन के तहत 4 लॉज या 4 कोड्स को हमारे सामने रखा। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे प्रथम है कोड ऑन वेजेस, यानी कि वेतन संहिता, जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज का मुख्य कानून है। फिर उसके साथ ही कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये 4 बिंदुओं के तहत सरकार ने 44 में से कुछ कानूनों को एकीकृत करके यह 4 संहिताओं में विभाजित कर दिया है। ठीक है, फिलहाल की बात करें तो ये चारों के चारों आज भारत में लागू है। संसद में पारित भी हो गए, राष्ट्रपति की अनुमति भी उनको मिल गई और आज भारत में वे लागू है। मगर जब ये बुक लिखी जा रही थी, जिसके आधार पर आज हम लोग यह श्रृंखला के तहत चर्चा करते हैं, तो उस समय पर मात्र और मात्र कोड ऑन वेजेस ही लागू हुआ था। ठीक है, वही एक पारित हुआ था और वही एक लागू हुआ था। अन्य 3 पेंडिंग थे पार्लियामेंट के सामने। तो इसलिए इस बुक में पूरी अगर पुस्तक को देखें तो कोड ऑन वेजेस के अलावा इन तीनों का हमें जिक्र कहीं नहीं मिलता। ठीक है, जितना गहराई से कोड ऑन वेजेस की बात यहाँ हुई है एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में, तो ऐसा स्वतंत्र अध्याय में इन 3 कोड्स के बारे में नहीं देखने को मिलता। मगर आज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि चारों के चारों कानून जो है वो संसद में से पारित भी हो गए, आज भारत में लागू भी है। तो इस श्रृंखला के अंत में जब यह सारे महत्वपूर्ण कानून खत्म हो जाएंगे तो उसके अंत में हम लोग ये 3 कानूनों को देख लेंगे अलग अलग अध्याय के रूप में। जैसे आज कोड ऑन वेजेस देख रहे हैं, वैसे ही इस श्रृंखला के अंत में हम इन 3 नए कानूनों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल सरकार ने 4 कोड्स बनाए। 4 कोड्स में से एक को पहले लागू कर दिया था, जो कि कोड ऑन वेजेस था, और 3 बाद में लागू हुए थे। आज की परिस्थिति देखें, एज ऑफ नाउ अक्टूबर 2021, तो चारों के चारों लागू है और भारत में कार्यान्वयन है। अब उसके बाद देखें तो ऑल 4 या एज ऑफ नाउ ऑल लेबर कोड्स आर अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। यस, कोड ऑन वेजेस 2029 अमलगमेट्स एंड रिपील्स द फॉलोइंग एक्ट अंडर सेक्शन 69 ऑफ द कोड। देखिए, कोड ऑन वेजेस ने कई सारे कानूनों को रिपील कर दिया, निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया, और उसमें से अन्य कई कानूनों की जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस थी, उनको यहाँ अपने आप में संभाल लिया। देखिए, यह 4 कानूनों को या तो रिपील किया है या तो इनको इसमें मिला दिया गया है। सबसे प्रथम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। आप देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा जो लीगल वेब है लॉज का, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। एक एक चीज़ के लिए एक अलग अलग कानून है। बोनस देने के लिए एक अलग कानून है, मिनिमम वेजेस मेंटेन करवाने के लिए एक अलग कानून है, इक्वल रेम्यूनरेशन के लिए एक अलग कानून है। मगर अब सरकार ने इन सारों को कोड ऑन वेजेस 2019 में ही मिला दिया गया। अब याद एक ही रखना है, कोड ऑन वेजेस 2019, सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। सारी चीज़ें अलग अलग कानूनों की अब आवश्यकता नहीं है। अगर ये कानून नहीं आए होते, अगर ये संहिता नहीं आई होती, तो समझ लीजिए हमें एक एक को देखना होता। हम एक एक को देखते, उनके परिचय को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को, उनके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों को, आलोचना महत्व को। मगर अब सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया, इन चारों को सम्मिलित कर दिया गया और यहाँ एक संहिता के बैनर के नीचे, एक संहिता के नाम के नीचे लाके खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें जो कि सरकार के द्वारा आ रही है। उसके बाद देखें कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते चलते हैं इस कानून के बारे में। इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिवैम्प द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन द कंट्री एंड सेट आउट ए न्यू रिजीम। यस, आज जो
कॉम्प्लेक्सिटी जो आज वेतन के इस भुगतान के जो है कानूनों के क्षेत्र में रही है, ठीक है, उसको कम करने की सरकार को जो है बहुत ही ज़रूरत थी, और सरकार ने प्रमुख उद्देश्य के साथ, इसी प्रमुख उद्देश्य के साथ यह कदम जो है वो उठाया है और एक नए रीजन शुरू करने की शुरुआत की है। कोड एनेक्टेड विथ टू कोलैबोरेट वेरियस लॉ ऑन वेजेस एंड प्रोवाइड अ सिंगल डेफिनेशन टू द टर्म। यस, जिस कोड को यहाँ इनेक्ट किया गया, जिसको पारित कर दिया गया, वो दरअसल वेज के पेमेंट को भी अपने आप में सर्टेन बनाएगा। साथ ही में यहाँ इट विल प्रोवाइड अ सिंगल डेफिनेशन टू द टर्म, ठीक है, वेजेस के लिए, मजदूरों के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए जो परिभाषाओं की दलीलें होती थी, ठीक है, वो दलीलों को यहाँ समाप्त करते हुए एक ही परिभाषा यह कानून अब स्थापित करेगा। उसके बाद न्यूली एनेक्टेड कोड विल एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव हिंडरेंस इन द previous legislation was removed. Yes, administrative hindrance which was there because there was a complex web of number of laws, तो उसीलिए प्रशासकीय जो दिक्कत थी वो यहाँ अब इस सिंगल संहिता, एक एकल संहिता से दूर होगी। एंड यूनिवर्सल मिनिमम वेज इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंट्री। यस, मिनिमम वेज, यूनिवर्सल मिनिमम वेज, कि सारे जो मजदूर है, सारे कामगार है, उनको न्यूनतम वेतन तो मिलने पात्र ही है। न्यू कोड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है इस कानून का, ठीक है। आज दिन तक जो वेजेस संबंधी जो कोई जो लेजिस्लेशंस थे, जो कानून थे, जो हमने देखे कि मिनिमम वेज के लिए, बोनस के लिए, इक्वल रेम्यूनरेशन के लिए, वो सारे मात्र और मात्र ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही आइडेंटिफाई करते थे, उनके लिए ही थे, उनके ऊपर ही लागू थे। मगर अब इस कानून में, इस कानून के दायरे को विस्तार किया है, और विस्तार असंगठित क्षेत्र तक किया है, यानी कि असंगठित क्षेत्र भी अब इस कानून के जो है दायरे में है, या इस कानून के एम्बिट के अंदर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही वेलफेयर वाला जो है स्टेप है, या वेलफेयर वाला कदम है। लास्टली, कोड प्रोवाइड्स अ बैलेंस बिटवीन द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर बाय सेटिंग अप अर्ली रिड्रेसल मैकेनिज्म। यस, यहाँ रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी सेट करने की बात है, ताकि जब किसी भी किस्म का जो है तनाव हो, किसी भी किस्म का संघर्ष हो, तो वहाँ उसका तत्काल निराकरण हो सके, उसका तत्काल समाधान हो सके, और एंटरप्रेन्योर एवं जो कामगार है, जो मजदूर है, उनके बीच का संबंध, यानी कि नियोक्ता एवं कर्मचारी, उनके बीच का संबंध जो है वो भी जो है सौहार्दपूर्ण रहे। इसलिए यहाँ ये अर्ली रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी यहाँ डाला गया है, जो कि प्रेजेंट जो अलग अलग लॉज थे वेजेस के लिए, उसमें कहीं पर भी मौजूद नहीं था। तो ये कुछ इसकी खासियतें थी। ये बात रही इसके पृष्ठभूमि की। अब हमें इसके ऑब्जेक्टिव को देखना है, देखेंगे। देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वी विल गो थ्रू इट। द कोड इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिवैम्प द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन द कंट्री एंड सेट आउट ए न्यू रीजन। वो जिक्र हमने देखा। फिर उसके बाद द कोड ऑन वेजेस वाज एनेक्टेड टू कोलैबोरेट वेरियस लॉज ऑन वेजेस एंड प्रोवाइड अ सिंगल डेफिनेशन टू द टर्म। तो कुल मिला के यहाँ जो चर्चा हमने की, ठीक है, ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य है। ये सारी चीजें इस संहिता के मुख्य उद्देश्य के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब सीधे हम लोग मुख्य प्रावधान, जो प्रमुख प्रावधान इसमें थे, इसमें है, उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में चीजों को समझेंगे। जिसमें सबसे प्रथम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसे लिंग असमानता भी कहते हैं, जातीय असमानता भी कह सकते हैं। सबसे प्रथम, द कोड क्लियरली अंडर सेक्शन 3 specifies that no discrimination shall be meted out to any employee on the grounds of gender in the terms of wages when they are doing the same work or work of a similar nature. Yes, जब एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, एक ही स्वभाव का काम कर रहे हैं, तो जो मजदूरी के भुगतान असमानता है वो अवैध है, इलीगल है, नहीं हो सकती। फिर उसके बाद, नो एम्प्लॉयर कैन रिड्यूस द वेज रेट ऑफ एनी एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद दिस कंडीशन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी आल्सो मेड एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। यस, जब भर्ती होती है कर्मचारियों की, तब भी लिंग असमानता जो है वो किसी भी प्रकार से वहाँ प्रतीत नहीं होनी चाहिए उस पूरी प्रक्रिया में, और उसका ध्यान जो है वो नियोक्ता को रखना है। To understand whether two employees undertake the same or similar nature of work, it shall be decided by the authority notified by the appropriate government. Yes. अब अगर किसी भी नियोक्ता को समझना है कि भाई कौन सा कर्मचारी
जो है किस किस्म का कार्य कर रहा है, कौन सा कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के साथ एक समान प्रकार का, एक समान स्वरूप का काम कर रहा है, एक समान स्वभाव का काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ सरकार के द्वारा नियमित अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा तय की जाएगी और उसके तहत नियोक्ता को समझना है, देखना है। ठीक है, तो ये बात रही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये प्रथम मुद्दा रहा जिसके तहत लिंग असमानता को यह कानून ने अवैध बता दिया, चाहे वो वेतन के भुगतान हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो कार्य का जो है स्वभाव हो। अब मिनिमम वेजेस की बात करें, यानी कि न्यूनतम वेतन। चैप्टर 2 ऑफ द कोड डील्स विद द मिनिमम वेजेस। यस, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट दैट वाज इन फोर्स। यस, ये रिप्लेसमेंट है। पुरानी मिनिमम वेजेस एक्ट थी, उसकी जगह पर इस कोड का यह अध्याय है। ठीक है, और ये अध्याय दूसरा है इस संहिता का, जिसके तहत न्यूनतम वेतन की बात की गई है, और ये अपने आप में इस पूरे कानून को निरस्त करता है, यानी कि इसे रिपील करता है। The code specifies that every employee shall be paid a minimum rate of wages as per government's notification. Yes, the code specifies that every member या every employee should be paid a minimum rate of जो है wages. ठीक है, और वो किस के आधार पर पे किए जाएंगे, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट अधिसूचित करती जाएगी उस तरीके से नियोक्ता जो है वो अपने कर्मचारियों को न्यूनतम भुगतान करेंगे। उसके बाद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल फिक्स ए मिनिमम वेज विच इज नीडेड टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। ठीक है, यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा यह चीजें जो है वो तय की जाएगी। ठीक है, और उसी के आधार पर नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम भुगतान देना पड़ेगा। द वेज रेट कैन बी बेस्ड ऑन टाइम वर्क और पीस वर्क। ठीक है, तो ये गिनती की जो है अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तंत्र है, जिसके तहत दैनिक वेजेस या दैनिक वेतन की गिनती की जाती है। द गवर्नमेंट शैल आल्सो कंसीडर द स्किल ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क एंड द हजार्डियस नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ जब न्यूनतम वेतन के दर जब वे तय कर रहे हो, तब यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि भाई काम जो है उसका स्वभाव कैसा है, क्या काम जो है वो खतरनाक है, क्या हजार्डियस है, क्या मनुष्यों को काम से जो है किसी भी किस्म का नुकसान होता है। तो ऐसे कामों के लिए न्यूनतम जो वेतन है, जो मिनिमम वेजेस है, उसका रेट कहीं ज़्यादा सेट किया जाता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिवाइज द मिनिमम वेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, सरकार के द्वारा यह मिनिमम वेजेस के रेट को टाइमली अपडेट करना अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें जो है एक प्रावधान है कि अपडेट का जो समय है, ठीक है, वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष में एक बार तो सरकार को न्यूनतम वेजेस रेट या मिनिमम वेजेस रेट को अपडेट करना ही पड़ेगा। तो ये बात रही है मिनिमम वेज की। अब आता है फ्लोर वेज के ऊपर। देखिए, फ्लोर वेज यानी कि तल वेतन। फ्लोर यानी कि जो नीचे जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो वो एक न्यूनतम पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द फ्लोर। अगर आप देखें तो दिस इज द फ्लोर। ठीक है, यहां अलग अलग लेवल्स है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी हाल में फ्लोर रेट से कम, ये रेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर ये रेट से कम तो पेमेंट होना ही नहीं चाहिए, भुगतान नियोक्ता के द्वारा होना ही नहीं चाहिए। यानी कि न्यूनतम तो इतना देना ही है, जिसे फ्लोर वेज कहते हैं। देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड विल फिक्स अ फ्लोर वेज बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए वर्कर। यस, जो एक मजदूर है उसको जीवन जीने के लिए, जैसे हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि उसको एक दिन काटने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एकदम न्यूनतम जीवन धोरण, एकदम न्यूनतम ज़रूरत है, तो उस आधार पर यह फ्लोर वेज का जो दर है वो तय किया जाता है, फ्लोर वेज तय की जाती है। तो फ्लोर वेज में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। यस, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार फ्लोर वेजेस में चेंजेस हो सकता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड अपॉन द मिनिमम वेजेस will ensure that it is not less than this floor wage, and if the existing rate is more than the floor wage, then it shall be reduced by the government. Yes, तो यहाँ सरकार के हाथ में कुल मिलाकर यह फ्लोर वेज का मैकेनिज्म है, और वे जब चाहे तब उसे कम बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट इज द
अपेक्स रेगुलेटरी फॉर द फ्लोर वेज मैकेनिज्म। फिर उसके बाद देखें पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि वेतन का भुगतान। चैप्टर 3 ऑफ द कोड डील्स विद द पेमेंट ऑफ वेजेस। यस, अध्याय तीसरा, द एम्प्लॉय शैल ओनली बी पेड इन द करेंसी दैट इट इज इन सर्कुलेशन। यस, जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, उन्हें पैसे उसी करेंसी में देना चाहिए जो करेंसी यहाँ चल रही हो। ठीक है, अगर कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों के पास काम करवा ले एंड एट द एंड ऑफ द डे भारत में अगर वो काम करवा ले एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो दैट इज इलीगल बाय दिस लॉ, और इसी के तहत नियोक्ता को सजा भी हो सकती है, उसको पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहाँ जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसके द्वारा ही पेमेंट किया जाना चाहिए, बाय चेक, बाय ट्रांसफरिंग द वेजेस डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, यानी कि डीबीटी। पुराने कानूनों में डीबीटी की कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर अब सरकार उसका उपयोग भरपूर कर रही है और उसी के तहत डीबीटी जो है वो आज एक हॉट फेवरेट मॉडल है। ठीक है, ट्रांसफर, जब धनराशि का ट्रांसफर करना हो, जब फंड का, ठीक है, तो यहाँ ये मॉडल जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ देयर इज नो सिंगल इंटरमीडियरी। ठीक है, एक भी इसमें बिचौलिया नहीं है और धनराशि जो है वो 100% किसी भी लाभार्थी के खाते में जमा हो सकती है। तो इसीलिए ये मॉडल इतना आज सक्सेसफुल है क्योंकि ये करप्शन को हटाता है, टाइम कम करता है, इंटरमीडियरीज को हटाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके जो है बेनिफिट्स है। तो ये बता रही पेमेंट ऑफ वेजेस की, आगे भी हो सकते हैं इसके मुद्दे, जैसे द एम्प्लॉयर विल डिटरमाइन ए वेज पीरियड विच कैन बी डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। यस, ये एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर है, यानी कि जो नियोक्ता है, और वो वेतन देने का जो समय है वो तय कर सकता है। वो दैनिक भी दे सकता है, प्रतिदिन शाम को, या जैसे इसमें है साप्ताहिक रूप से दे सकता है, 15 दिन, एवरी 15 डेज के बाद वो पेमेंट कर सकता है एंड एवरी मंथ भी पेमेंट कर सकता है। मगर यहाँ खास बात ये है कि ये समय 1 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है, बट दिस पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए मंथ। ठीक है, ताकि मजदूरों को अपना घर चलाने में, अपने खर्चे जो है या अपना एक प्रकार से जीवन चलाने के लिए, जीवन गुजारा करने के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए महीने के ऊपर जो है पेमेंट पेंडिंग नहीं रह सकता नियोक्ता के द्वारा। फिर उसके बाद द कोड ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ दिस वेजेस एंड डिडक्शन दैट आर अलाउड टू बी मेड फ्रॉम द वेजेस। यस, यहाँ एक टाइम लिमिट भी इस संहिता ने प्रिस्क्राइब करी है कि भाई कितने समय के अंदर यह आपको वेज पेमेंट करना है, और साथ ही में जो डिडक्शन होने वाला है जो यहाँ लीगल है, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ जैसे लीगल है, जो लीगल डिडक्शन होता ही है वेजेस में से, उसको भी परमिट देता है यहाँ। तो एक प्रकार से एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है ये कानून, नया कोड, नई संहिता, और मजदूरों के लिए भी अपने आप में लाभकारी है, कल्याणकारी है। बट दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। यस, बट यह जो पूरा चैप्टर है, पूरा अध्याय वेजेस पेमेंट का या पेमेंट ऑफ वेजेस का, वो सरकारी स्थापनाओं के ऊपर या संगठनों के ऊपर, संस्था के ऊपर लागू नहीं होता। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस है, जिसका जिक्र यहाँ चौथे अध्याय में किया गया है इस संहिता के, विच डील्स विथ पेमेंट ऑफ बोनस। बिफोर द कोड वी हैड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। यस, आज तो कोड का यह एक अध्याय है, एक भाग है, मगर इस संहिता के पहले हमारे पास एक स्वतंत्र कानून था जिसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 कहा गया है। अब एम्प्लॉइज हुज वेजेस आर नॉट अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड मंथली पेमेंट विल बी एलिजिबल फॉर रिसीविंग ए बोनस। यस, यहाँ ऊपर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है इस कोड में, और अगर उस प्रिस्क्रिप्शन के नीचे आपकी आय है, मासिक आय, मंथली इनकम, ठीक है, वहाँ जो रकमें प्रकाशित की गई है उससे नीचे, सपोज यहाँ 100 प्रकाशित किया गया है, तो अगर आपकी मासिक आय 90 है तो आपको बोनस मिलने पात्र है, तो आपको बोनस मिल सकता है। तो बोनस विल आइदर बी 8.33% ऑफ हिज वेजेस और ₹100, विच एवर इज हायर। यस, बोनस विल बी, या तो प्रतिदिन की बात करें तो या तो 100 रुपये होगा, या आपके वेतन के 8.33%, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो वो आपको बोनस के रूप में मिलने पात्र है। The employer is also required to distribute a share profits with the employees, which will be in proportion to the annual wages. An employee cannot receive more than 20% of his salary as a bonus. Yes, कोई भी कर्मचारी जो है वो अपने
जो है पगार के 20% से अधिक बोनस नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ प्रावधान है जो कि पेमेंट ऑफ बोनस का मैकेनिज्म तय करते हैं। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जो कि केंद्र सरकार को सलाह देगा। देखेंगे किस तरीके से ये काम करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंप्राइजिंग पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के द्वारा एक ऐसा सलाहकारी बोर्ड बनेगा जो कि केंद्र सरकार को इस क्षेत्र में किसी भी किस्म की सलाह देगा, सलाह सूचन देगा। दिस नॉमिनेटेड पर्सन शैल इंक्लूड इन इक्वल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। यस, ये जो पूरा बोर्ड है इसमें सपोज आप समझ लीजिए कि 10 व्यक्तियों का बोर्ड है, तो 10 में से 5 नियोक्ता होने चाहिए और 10 में से 5 जो है वे कर्मचारी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बैलेंस बनाने की बात है, कुछ संतुलन बनाने की बात है। सम इंडिपेंडेंट मेंबर्स विल आल्सो बी नॉमिनेटेड टू द बोर्ड बट द स्ट्रेंथ विल नॉट बी एक्सीड देन द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बोर्ड। यस, कुछ बाहर के व्यक्तियों को भी यहाँ शामिल किया जाएगा, मगर उनकी संख्या कहा गया है कि पूरे बोर्ड की संख्या की 1/3 से नहीं बढ़नी चाहिए। यानी कि यहाँ 10 है तो इसका 1/3 होंगे 3, तो बाहर के मैक्सिमम 3 लोग ही इसमें नियुक्ति जो है जिनको मिल पाएगी। फिर उसके बाद लास्टली बोर्ड विल इंक्लूड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। यस, सेंट्रल अगर एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो राज्यों के प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि भी यहाँ शामिल होंगे। द बोर्ड विल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन फिक्सेशन एंड रिवाइजन ऑफ मिनिमम वेजेस। यस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड अदर मैटर्स कंसर्निंग द कोड। यानी कि कोड संबंधी, क्षेत्र संबंधी, महिलाओं के रोजगार संबंधी जो सलाह है वो केंद्र सरकार को इस बोर्ड के द्वारा मिलने पात्र है या मिलेगी। ऐसा जो है ऐसी कल्पना यहाँ इस संहिता में की गई है। देन आफ्टर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, सेम मैकेनिज्म, सेम फंक्शन बट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, नॉट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए या उन्हें रिकमेंडेशन करने के लिए बंधा हुआ है। वहीं राज्य सरकार का सलाहकारी बोर्ड जो है वो अलग अलग विभिन्न राज्यों को सलाह देने के लिए बंधे हुए होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड मे हैव कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर कमिटीज और सब कमिटीज। यस, तो यहाँ केंद्र के द्वारा, तो केंद्र के पास तो एक ही ऑप्शन है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना, मगर यहाँ राज्य के द्वारा, राज्य के पास दो ऑप्शन है। या तो वे कमिटी का निर्माण कर सकते हैं या सब कमिटी का निर्माण कर सकते हैं या ऐसा एडवाइजरी बोर्ड बना सकते हैं। द बोर्ड एंड कमिटीज विल प्रोवाइड द एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सिमिलर मैटर्स एज द सेंट्रल बोर्ड प्रोवाइड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, कार्य में समानता है, स्वभाव में समानता है, मात्र और मात्र कार्य क्षेत्र का तफावत है या कार्य क्षेत्र की विभिन्नता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल में केंद्र लेवल पर, वहीं स्टेट अलग अलग विभिन्न राज्यों में, मगर काम उनका एक ही, कमेटी की संरचना भी एक ही। ठीक है, जैसे यहाँ हमने देखा था कि भाई बाह्य व्यक्ति 1/3 से कम होने चाहिए, संतुलन में होने चाहिए, 10 व्यक्ति अगर कुल है तो 5 नियोक्ता, 5 कर्मचारी होने चाहिए। तो सेम मोडस ऑपरेंडी है यहाँ राज्य स्तर पर भी इस सलाहकारी बोर्ड का निर्माण होगा। वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर इन द स्टेट बोर्ड एंड द कमिटी विल बी द अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन। यस, मगर उनमें से जो इंडिपेंडेंट होगा बाह्य व्यक्ति में से, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसको अध्यक्ष पद मिलेगा। ये बात रही यहाँ राज्य सलाहकारी बोर्ड की। अब क्लेम्स अंडर द कोर्ट, दावा। ठीक है, इस संहिता के तहत किस प्रकार के दावे जो है वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द गेजेट ऑफिसर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दिस कोड। यस, गेजेट ऑफिसर यानी कि क्लास 1-2, या तो वे अखिल भारतीय सेवा के साथ जुड़े हुए हैं या वे क्लास 1-2 या वर्ग या कक्षा 1-2 के अधिकारी है, उनको यहाँ सरकार नियुक्त करेगी और इस क्षेत्र के जो कोई संघर्ष है, जो कोई मुद्दे हैं, उनको यहाँ रिड्यूस करने के लिए बिठाएगी। द अथॉरिटी शैल हैव द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एन एप्लीकेशन फॉर द डिस्प्यूट कैन बी फाइल्ड बाय एनी कंसर्न्ड एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यस, तो अथॉरिटी शैल हैव ए पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा सिविल कोर्ट्स को, जो दीवानी अदालतें होती हैं, उनको जो शक्तियाँ मिली है वही शक्तियाँ इसमें निहित होंगी। और कहा गया है कि जो शिकायत है वो किसी भी के द्वारा दर्ज किए जो है करी जा सकती है, किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा एवं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ दावों की बात है। डिस्प्यूट फॉर बोनस,
When any dispute arises between the employer and employee arising concerning the payment of bonus, then such dispute shall be deemed to be an industrial dispute under Industrial Dispute Act 1947. यस, तो अगर कोई बोनस की कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो किसी भी नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच में, तो उसे इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत उसे औद्योगिक डिस्प्यूट ही माना जाएगा। Appellate authority. Government will also appoint an appellate authority, one rank higher than the claims authority, to hear appeals from the decision of the latter. The appellate authority will ensure that the dispute will be resolved within the 3 months from the appeal. Yes, तो एक क्लेम लेवल की जो हमने अथॉरिटी देखी, उसके एक ही रैंक ऊपर एपेलेट अथॉरिटी होंगी। अगर क्लेम से कोई असंतुष्ट है, कोई भी पक्ष, तो वो अपनी बात लेकर यहाँ एपेलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। और कहा गया है कि एपेलेट अथॉरिटी जो है यह सुनिश्चित करेगी कि उसके पास आई हुई शिकायत है, उसके पास आया हुआ मुद्दा 3 महीने में उसका निकाल हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन समाधान हो जाएगा। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। देखिए, नया शब्द है, इंस्पेक्टर है मगर फैसिलिटेटर साथ में। इंस्पेक्टर थोड़ा है, फैसिलिटेटर ज्यादा है, यानी कि आपको सहाय करने वाला ज्यादा है, आपके ऊपर निगरानी रखने वाला कम है। फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट और अ ज्योग्राफिकल लिमिट, इट विल डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य के लिए अपॉइंट करना है या एक से अधिक राज्यों के पूरे प्रदेश के लिए अपॉइंट करना है। उसके बाद ही विल हैव द ड्यूटी टू एडवाइज एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन द रिलेशन टू दिस कोड एंड इंस्पेक्ट एस्टेब्लिशमेंट असाइन्ड टू हिम बाय द गवर्नमेंट। ये उसका फंक्शन है, उसका कार्य है। द गवर्नमेंट विल ले डाउन एन इंस्पेक्शन स्कीम विच में ऑल्सो इंक्लूड द इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बाय हिम। यस, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक इंस्पेक्शन स्कीम जो है उसको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा और उसी तरीके से इसका कार्य जो है वो यहाँ निहित किया गया है। ठीक है, अब ये तो बात रही महत्वपूर्ण प्रावधानों की, प्रमुख प्रावधानों की। अब यहाँ हमें इसकी कुछ आलोचना देखनी है, साथ ही में उसके कुछ महत्व के बारे में भी देखना है, तो समझेंगे एक के बाद एक। सबसे प्रथम आलोचना से शुरू करेंगे, क्रिटिसिज्म से शुरू करेंगे। कोड डज नॉट प्रोवाइड ए क्लियर कट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस राइट लाइक फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल। यस, आमतौर पे अगर किसी भी व्यक्ति का अगर आपको गुजरान कैसे चलता है वो देखना है, तो आपको इन कुछ मूलभूत चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, उनको कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे खाने में कितने पैसे व्यय होते हैं, कपड़ों में कितने व्यय होते हैं, फ्यूल कितना जो है लगता है, इत्यादि चीज़ें। मगर यहाँ उसके अलावा कुछ बहुत ही कठिन परिभाषाओं का उपयोग किया गया है, जैसे बेसिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इत्यादि चीज़ें, जो अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये पहली आलोचना। दूसरी आलोचना कहती है कि स्टेट्स हैव बीन लेफ्ट एट ओन अकॉर्ड्स टू डिसाइड अपॉन द मिनिमम वेज। यस, न्यूनतम दर तय करने के लिए राज्यों को अपने आप छोड़ दिया गया है। राज्यों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया, राज्यों को कोई ऐसी सलाह नहीं दी गई कि भाई आपको इस रेंज में रखना है, इस रेंज में रखना है। संपूर्ण रूप से राज्यों की विवेक बुद्धि के ऊपर यह चीज़ों को छोड़ दिया गया है, जो अपने आप में हितावह नहीं है। ये इसकी दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना कहती है कि देयर इज ऑल्सो एम्बिग्विटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फ्लोर वेज। यस, जो फ्लोर वेज है जो तय किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन में भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं, तो उसको भी दूर करना अनिवार्य है, जो फिलहाल नहीं हुई है। तो ये इसका जो है तीसरा क्रिटिसिज्म है। एंड द फोर्थ लास्ट सेज कोड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वर्ड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। यस, कर्मचारी एवं मजदूरों के बीच में यह संहिता जो है वो एक प्रकार से तफावत करती है, which confuses as the usage within the text has not been uniform। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी क्षतियां हैं जो कि कोड ऑन वेजेस या कोड ऑफ वेजेस 2019 में देखने को मिलती है। साथ ही हमारे पास इसके महत्व भी है कि कितना यह इम्पैक्टफुल रहा, कितना बेनिफिशियल रहा। सबसे प्रथम, कोड इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन वेज लॉज ऑफ द कंट्री। यस, जो वेतन कानून है उनमें यह कोड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देन आफ्टर, कोड प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोविजन एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशंस रादर देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैट्यूट्स। यस, यानी कि कोड जो है इसमें काफ़ी सारे कानूनों को सम्मिलित करके यहाँ प्रावधान रखे गए हैं, और इसीलिए यहाँ इसने एक प्रकार से चैनलाइज किया, एक प्रकार से एकीकृत किया, और जो मल्टीप्लिसिटी थी, जो बहुलता थी अलग अलग कानूनों की, उसको एकीकृत कर दिया। ये इसका दूसरा बड़ा महत्व है। तीसरा, कोड हैव बीन अपडेटेड टू कंटेम्पररी स्टैंडर्ड्स लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट मैकेनिज्म। यस, विच वाज एब्सेंट इन द अर्लियर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट या कोड्स।
और चौथा इंपॉर्टेंस कहता है कि कोड यूजेस द वर्ड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बाय चेंजिंग द इमेज ऑफ द अथॉरिटी एज बीइंग हेल्पफुल एंड टू द एम्प्लॉइज एंड नॉट एज समवन बीइंग डिक्टेटोरियल। यस, तो जिसका जिक्र मैंने किया कि यहाँ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का शब्द इसलिए उपयोग में लाया गया है ताकि लोगों को लगे कि भाई यहाँ जो ये संगठन है सरकार का, ये संस्था है, ये जो है पब्लिक को सहायता करने के लिए है, ना कि उनके ऊपर तानाशाही करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ हमें इस कानून में आज देखनी थी। अब और 3 कोड्स हैं जिसका जिक्र हमने किया, जो इस बुक के निर्माण समय अभी नहीं हुए थे, अभी पार्लियामेंट में नहीं आए थे, मगर अब आज के दिन हो गए हैं, आ गए हैं। उसके बारे में कुछ आइडिया हम लोग लेते हैं, मगर एक गहरा विश्लेषण जो है वो इस श्रृंखला के खत्म होने के बाद एकदम अंत में समझ लीजिए कि यह श्रृंखला में लगभग जिसमें 120 से 125 उपाख्यान लेक्चर्स होने वाले हैं, जिनमें से आज हम लोग 46वें लेक्चर खत्म करने की कगार पर है। तो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर बाद में हम लोग एडिशनल 3 लेक्चर्स में यह 3 अलग अलग जो कोड्स हैं उनको देखेंगे। मगर यहाँ एक ब्रीफ लेते चलते हैं इस कोड ऑन वेजेस के गहन विश्लेषण के साथ। देखिए, ये ब्रीफली हम लोग 3-3, 4-4 मुद्दों में पूरा कोड देख लेंगे, मगर अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो हमें गहराई से आज जैसा देखा कोड ऑन वेजेस वैसे ही हम लोग इसे देखेंगे, मगर अंत में। तो ब्रीफली इसको देखने की शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये तीनों को एक साथ में ले लिया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को, वर्किंग कंडीशन को और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को। सबसे प्रथम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन इन 2019। चारों कोड को एक साथ ही जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर इनमें से पारित सबसे प्रथम कोड ऑन वेजेस हो गया था, विच विल सब्ज्यूम द एग्जिस्टिंग 13 लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड फॉर अ सिंगल एनेक्टमेंट। यस, देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए 13 कानून आज भारत में चल रहे थे जब यह संहिता लागू नहीं हुई थी तब। तो इस संहिता ने बहुत ही अच्छा उद्देश्य देखा कि यह 13 जो अलग अलग कानून हैं उनको सबसे पहले सम्मिलित कर देते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड प्रोवाइड ए सिंगल एनेक्टमेंट, और उनको एक ही कानून में करने का कार्य किया। एंड वर्किंग कंडीशन फॉर लेबर्स इन प्लेसेस वेयर देयर आर 10 और मोर वर्कर्स। यस, 10 से अधिक कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह कानून यहाँ लागू किया गया है। द एक्ट विल बी रिपील्ड विच इंक्लूड्स फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट एक्सेट्रा। तो इन कानूनों के अलावा अन्य 10 कानून, यहाँ 3 के नाम है, कुल 13 कानूनों को निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ 3 + 10 कुल 13 कानूनों को निरस्त कर दिया गया। उस कानून की जगह इस संहिता ने ले ली है या ले लेगा। The code will prescribe working condition, working hours and welfare facilities for various types of establishment that will provide for by the appropriate government through rules. Yes, अलग अलग नियमों के तहत सरकार जो है वो इस कोड के माध्यम से, इस संहिता के माध्यम से काम की परिस्थिति प्लस काम का समय, यानी कि वर्किंग आवर्स, वेलफेयर फैसिलिटीज, कल्याणकारी सहूलियतें, इन सारी चीज़ों का नियम जो है वो बनाती रहेगी, जिसका पालन नियोक्ता को करना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये बात रही यहाँ कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की। अब कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कर्मचारी एवं नियोक्ता के बीच के संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, मिठासपूर्ण होने चाहिए। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अलॉन्ग विद द ट्रेड यूनियंस एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट विल बी रिपील्ड बाय द कोड। यस, ये तीनों को, मुख्य रूप से ये तीनों को रिपील करने की बात यहाँ की गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट along with trade unions act and industrial employment standing orders act will be repealed, but it is presently pending in Lok Sabha। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो निर्माण समय की बात है, आज के समय की बात करें तो it's not more pending। It has been introduced in parliament to streamline the industrial relation and improve the India's ease of doing business ranking। yes, और अगर नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच के जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण रहेंगे तो उसका हमें फायदा जो है, उसका लाभ जो है वो हमें EODB को बढ़ाने में मिलेगा, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में व्यवसाय करने की सहूलियतता जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पूरे विश्व की गिनती की जाती है, उसमें हमें हमारा रैंक जो है, हमारा क्रम जो है वो आगे बढ़ सकता है, जो आने वाले समय में हमें FDI भी दे सकता है, FII भी दे सकता है। तो ये बता रही है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के 2 मुद्दे। फिर 2 मुद्दे कहते हैं कि द कोड विल include provisions for recognition of trade union, the notice period for strikes and lockouts, redressal of industrial dispute, etc. Yes, तो यहाँ ये सारा प्रावधान है ट्रेड यूनियन को मान्यता, साथ ही में नोटिफिकेशन पीरियड या नोटिस पीरियड कि अगर कोई ट्रेड यूनियन, कोई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं
तो उनको नियोक्ता को नोटिस देनी पड़ेगी। तो उन सारी चीज़ों का यहाँ जो है एक बड़ा सा लेखा जोखा इस कोड में तैयार किया गया। देन आफ्टर द कोड विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट। यस, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी यहाँ गठन करने की बात यहाँ इस कोड ने रखी है, जो कि अपने आप में इस प्रकार के जो संघर्षों को यहाँ समाधान कराएगा। आखिरी यानी कि तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा संहिता। सबसे प्रथम द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल करंटली पेंडिंग इन लोकसभा has been introduced to simplify and amalgamate labor laws like the payment of gratuity, unorganized workers social security act and maternity benefits act। ठीक है, तो ऐसे कानूनों को यहाँ एक प्रकार से सम्मिलित करके एक अलग से सोशल सिक्योरिटी का कोड बनाने की प्रेरणा यहाँ सरकार ने, या प्रेरणा तो नहीं कह सकते मगर यहाँ एक प्रकार से शुरुआत सरकार ने जरूर की है। The idea behind the code is to include the important missing features and transform the current labor law legislation into welfare legislation। Yes, इसका प्रमुख बिंदु यह है कि फिलहाल जो मजदूरी कानून भारत में है उनको मजदूरी कानून से उनका स्वरूप बदलकर उनको कल्याणकारी कानून बनाना है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। When this bill is enforced, the government would notify different social security schemes under it like PF, pension scheme, maternity and other benefits। Yes, जब ये कानून लागू होगा तब सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना के माध्यम से इन सारी चीज़ों के लिए प्रावधान किए जाएंगे ताकि हमारे जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, उनका कल्याण हो। इट वुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। यस, चाहे वो संगठित क्षेत्र का कार्यबल हो चाहे असंगठित क्षेत्र का कार्यबल हो, दोनों के ऊपर यह समान रूप से लागू होगा। अपने आप में महत्वपूर्ण है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड गिग वर्कर्स जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। यस, तो ये अपने आप में थोड़ा सा भिन्न है मगर ओवरऑल इंटरनेट और इंटरनेट से जो उत्पन्न हुई अर्थतंत्र है उत्पन्न होता उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी यहाँ शामिल किया जाएगा। अपने आप में अच्छा समाचार है। इट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज दैट वुड एडमिनिस्टर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यस, और अन्य ऐसी प्रशासनिक इकाइयों का भी निर्माण यहाँ किया जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर संहिता के अमलीकरण को देखे, उसके अनुपालन को देखे और सरकार को वाकिफ करवाए। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ कोड ऑन वेजेस 2019 में देखनी थी। जैसे हमने देखा कि कुल 4 कोड्स को यहाँ सरकार के द्वारा हमारे सामने रखा गया, जिनमें से एक जो है वो सबसे पहले पारित हो गया था, सबसे पहले लागू हो गया था। अन्य 3 जो थे वे कोरोना काल की वजह से थोड़े पीछे से लागू हुए, मगर यहाँ आज इन चारों में से एक प्रथम कोड जो सबसे पहले पारित लागू हो गया था उसके बारे में हमने गहन विश्लेषण किया। अन्य 3 का विश्लेषण हम लोग इस श्रृंखला के अंत में करेंगे और तीनों को अलग अलग स्वतंत्र उपाख्यानों के तहत ही देखेंगे। साथ ही यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें देखनी थी। मैं आपको फिर से एक बार याद करवा दूं कि आप growthmounteducation.com की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप एग्जामिनेशन एवं रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। रिसर्च कंटेंट को ब्लॉग के फॉर्म में देख सकते हैं। यह सारी चीज़ें आपको वहाँ ब्लॉग के फॉर्म में उपलब्ध होंगी, तो आप वहाँ से अवश्य जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही ग्रोथ माउंट यूपीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। हमारे जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको, आपके मित्रों को तैयारी करने में, संधि सेवा की तैयारी करने में, उसमें भी सामान्य अभ्यास की तैयारी करने में सहूलियत रहे। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले इस उपाख्यान में इसी श्रृंखला के एक अलग महत्वपूर्ण कानून को लेकर, उसके गहन विश्लेषण को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।